नाजरीन व क़ारीन, हादिया के गुफ्त शनीद कॉलम के उन्वान दोस्ती में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम अपनी बहुत ही प्यारी और बहुत ही सिंपल सी दोस्त को लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं और उनकी दोस्ती मेरी बहुत पुरानी है और बहुत दिनों बाद आज उनसे मुलाकात हो रही है। उनका नाम मैं बता देती हूँ, बीना जादव जी मेरे साथ मौजूद हैं। सोशल रिसर्चर हैं वो, और सब्जेक्ट है वो है शेल्टर हाउसिंग और जेंडर ह्यूमन। उनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है रहठान अधिकार मंच। बीना जी गुजरात के अहमदाबाद में रहती हैं और हाउसिंग राइट और ह्यूमन राइट सब्जेक्ट पर काम कर रही हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो स्लम एरियाज में काम करती है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंसान के जो राइट है, इंसानी हुकूक, उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, ये और इंसान के सर पर एक शेल्टर होना, छत होना, ये बहुत ज़रूरी है। ये इंसान का जो है मौलिक अधिकार है, उसका बुनियादी हक है। तो ये जो है ये बड़ी अहम चीज़ है। इसी सब्जेक्ट पर, इसी इश्यूज पर हमारे साथ मौजूद बीना जी लोगों के लिए काम करती हैं जो गरीबी रेखा से नीचे है और बिल्कुल उसके पास जी रहे हैं, आसपास। तो उनके डेवलपमेंट के लिए काम करना, उनके खुराक का हक यानी राइट ऑफ फूड, लाइवलीहुड पर काम करना, यानी उनका जरिए माश क्या है, उनका रोजी रोटी का जरिया क्या है, और फिर और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, एजुकेशन का, रहने का, खाने का, जीने का। तो ये तमाम चीज़ें जो है बहुत अहम हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो आज मेरी बहुत पुरानी दोस्त से मुलाकात हो गई है और मैं उनसे बहुत सारे सवालात करूंगी, कुछ उनके बाहर के, कुछ घर के इश्यूज पर। तो आइए हम ये बताएं आपको कि आजकल जो लेडीज हैं जो बाहर भी काम करती हैं, सोशल वर्क भी कर रही हैं, फील्ड में भी काम कर रही हैं, उनके लिए उनके सामने क्या चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि वो अपने घर को भी देखती हैं, अपने बच्चों को भी देखती हैं, और फिर अपना जो सोशल वर्क या फील्ड में जो काम कर रही हैं, तो वहाँ पर उनके सामने क्या क्या चीज़ें आती हैं, वो क्या फेस करती हैं या वो कैसे मैनेज करती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और हमारी मैगजीन के जो पढ़ने वाले हैं, क़ारीन हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले बीना जी आप ये बताइए कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। आप अपना एक शॉर्ट इंट्रो खुद ही पेश कर दें, अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, संस्था का थोड़ा सा परिचय दें ताकि फिर हम आगे बात को बढ़ा सकें। ओके, थैंक यू सो मच। नमस्कार। बहुत बहुत दिनों के बाद, सालों के बाद मुलाकात हुई। मेरी प्यारी सहेली, हम याद कर रहे थे पर आज फोन पे 2 दिन पहले मुलाकात हो गया और आज रूबरू आ गए। थैंक यू। नमस्कार। मैं बीना जादव, वो बाद में आता है। हम मानते हैं कि एक व्यक्ति है, उसका व्यक्तिगत एक पहचान होता है और उसमें फिर कोई नात जात कुछ मायने नहीं रखता। तो मैं बोलूंगी मैं बीना हूँ और मैं एक औरत हूँ, और औरत के नाते काम करना, वैसे भी कोई भी समाज हो, औरत औरत है, उसकी मुश्किली, और औरत में एक बड़ा अलग से अल्लाह ताला ने या भगवान ने दिया गया है कि वो बैलेंसिंग करके अच्छे से सॉल आउट वाले वे में चली जाती है ना। तो एक औरत को समझना, औरत होना भी एक, मैं पूरा रिस्पेक्टिव मैं मानती हूँ कि मैं औरत हूँ, तो मैं बहुत अच्छे से बात कर पाती हूँ। ठीक है। 1987 से मैंने काम करना शुरू किया और आज 2025 है। कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स, आर्टिकल 21 मानव अधिकार और लीगल अधिकार और राइट बेस्ड अप्रोच से वर्क करते हुए 2005 में रहठान अधिकार मंच का स्थापना हुआ। रहठान मतलब आवास का अधिकार और मानव अधिकार, और राइट बेस्ड अप्रोच से वर्क करते हैं तो
सिटीज में और रूरल में, अर्बन एंड रूरल। तो राइट बेस्ड अप्रोच में जब बस्ती में हम काम करने जाते हैं, तभी जो भी इश्यू होते हैं उसको फुलफिल करते हुए हम घर का अधिकार की बात करते हैं। तो बहुत सारा इश्यूज, बहने, बच्चे, ओल्ड एज, जेंडर जस्टिस, बेसिक एमिनिटीज, हाउसिंग राइट्स, सब सब पूरा कवर हो जाता है। और मैं ये बताऊं कि एक औरत होने के नाते जब भी हम बाहर काम करने जाते हैं या सोशल वर्क करते हैं, तो एक तो घर में अपना जवाबदारी फुलफिल करना होता है, घर संभालना, बच्चे तो बच्चे संभालना, उसके एजुकेशन के लिए उसको स्कूल में भेजना, फिर जब भी ऑफिस में जाते हैं तो 9:30 टू या 10:30 टू 5:30 जो अपना टाइमिंग है उसको राइट टाइम पे पहुंचना, और फिर जो भी हमारा वर्क है उसको जस्टिस देते हुए बैलेंसिंग करना, इट्स वेरी टफ, वेरी टफ। और बहन मुस्लिम हो या हिंदू हो, जब तक हमको घर से सपोर्ट नहीं मिलता है तब तक हम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। कभी कभी क्या बोलते हैं कि लगता है कि यार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर जब भी घर पे मम्मी पापा का तो सपोर्ट ऑलवेज रहता है, बहन भाई का तो ऑलवेज रहता है, पर जब शादी होता है और शादी करने के बाद जो हस्बैंड है, वो जो अपना पार्टनर है, वो अपने को अच्छे से समझता है और संभालता है, तो बहुत कुछ चीजें आसान हो जाती है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि अगर अपना जीवन साथी सपोर्टिंग है, सपोर्ट करने वाला है, हम आप आगे बढ़ा सकती हैं। लेकिन बीना जी, एक बात मैं यहाँ पर जरूर कहूंगी कि घर जो होता है, घर होता है, फादर, ओल्ड लोग भी होते हैं, हस्बैंड के मदर फादर होते हैं, आपके बच्चे हैं, फिर बच्चे जब बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, तो उनको टाइम देना, वो टाइम मांगते हैं। और जो हम फील्ड में काम कर रहे हैं, इस तरह के सोशल काम, इसका कोई टाइम का कोई वो नहीं है, कुछ भी कभी भी ये काम शुरू हो जाता है और कभी देर तक चलता है। तो उसमें आप टाइम के मैनेजमेंट में कैसे करती हैं? और सबसे बड़ी चीज, बच्चों को एजुकेशन देना तो है ही, वो एजुकेशन के तालीम तो हम देंगे, लेकिन बच्चों को संस्कार सिखाना, अखलाक है, संस्कार है, उनको कैसे वो रहेंगे लोगों के साथ और एक आदर्श इंसान कैसे बने, जो एक बहुत बड़ा सवाल है आज के टाइम में, कि हमारे बच्चे बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं और ये टेक्नोलॉजी इतनी, को कैसे आप लोग कंट्रोल करते हैं? जब मदर्स घर से बाहर होती हैं या फिर फील्ड में होती हैं, तो फिर बच्चे अकेले होते हैं, उस वक्त बच्चों को किस तरह के आप ट्रेनिंग देकर बाहर निकलती हैं, कैसे मैनेज करती हैं उनका खाना, उनकी तमाम चीजें? ये इस पे थोड़ी सी बात, चूंकि ये मैगजीन है और लेडीज के लिए है, तो उस पर ये बातें हम चाहते हैं कि बहनों के सामने आए। तो मैं ये बताऊं कि जब भी मेरा शादी हुआ 1994 में, और तभी मेरे पापा एजुकेशन डिपार्टमेंट के IAS ऑफिसर थे, मम्मी मेरी स्कूल की प्रिंसिपल थी, और जो मेरे परिवार में अंकल आंटी और मौसी मौसा, वो सभी लोग पूरे एजुकेटेड वाले परिवार में से थे। लाइक सभी टीचर थे, कोई प्रिंसिपल, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर। तो वो मैं सबसे बड़ा लकी मुझे समझती हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली में बर्थ मिला। और मेरे मम्मी पापा और परिवार भी, जैसे मेरे दादा थे, वो भी उस जमाने में टीचर थे। लाइक और मैं ये बताऊं कि मैं बहुत पैसे वाला, लाइक जो रजवाड़ा पहले थे उसमें मेरे दादा को भी 7 गांव या 10 गांव का वो क्या मैनेज करना होता था, और मैनेज करते थे। और उस जमाने में उन्होंने विधवा विवाह का बात किया, डावरी नहीं लेना,
स्टॉप डावरी वाली बात की, री मैरिज वाला बात किया। तो जब जब मैं मेरे पापा से ये बात जानती थी तभी मुझे अच्छा ऐसा भी होता है, चलो हम भी ऐसे करेंगे। तो लाइक मेरा शादी हुआ तो पापा पैसे वाले थे, दादा भी पैसे वाले थे। मैंने पापा से मम्मी के साथ बात करते हुए सुन लिया कि हम है ना हमारी बेटी को गाड़ी की चाबी और फ्लैट सब कुछ देंगे, ठीक है। जब मैंने सुना उसी वक्त पे मैंने एक प्रण लिया कि मैं कुछ भी नहीं लूंगी। मैं ऐसे परिवार में से हूँ कि डावरी नहीं लेना है। हमको एबल बनाया, कैपेबल बनाया, पढ़ाई शिक्षा संस्कार देते हुए कि ये करना है, ये नहीं करना है। नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, हाँ, और क्यों नहीं करना है तो फिर समाज का भी बात आता है। तो अच्छा ये समाज में ये चलता है तो ऐसे क्यों चलता है। लाइक दरबार वाला था तो उसमें लड़कियों को शादी वाली बारात में नहीं ले जा रहे थे, और सपोज ले जाते थे तो उनको अलाउ नहीं था कि वो उनको पूछे बिना वो बाहर जाए। मुझे पक्का याद है कि जब मैं 5th में थी और मेरे मामा की शादी में गई थी बारात में, और उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं करना है। बोला क्यों नहीं करना है, कि लड़कियां है तो ऐसे नहीं करना है। बोले नहीं, ऐसे आप नहीं कर सकते, आपको ऐसे ही करना है तो आप लड़कियों को बारात में लाना बंद करो, ठीक है। मतलब उस वक्त मैंने सभी बुजुर्गों के साथ एक आवाज उठाया और उसके बाद बोला कि मैं आज के बाद रियल ब्रदर की भी शादी में मैं नहीं जाऊंगी, और मैं नहीं गई। तो अब मुझे ये महसूस होता है कि वो मेरे भैया जो उनकी शादी में मैं नहीं गई, तो भैया तो मुझे जानते हैं पर भाभी को क्या लगा होगा। वो आज भी एक बार मुझे बताया कि हाँ बीना बेन मुझे पता है आप हमारी शादी में नहीं आए थे। मतलब जो हम मानते हैं होना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और वो जो ब्रेक करके आगे जाने में बहुत 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 दिक्कत आता है। तो वो मैं मेरे शादी की बात करती हूँ कि मैंने कुछ भी डावरी नहीं लिया, मैंने इंटरकास्ट शादी किया। दरबार है तो मेरा हस्बैंड ब्राह्मण समाज के है, वो राजस्थानी है, मैं गुजराती हूँ। तो आप सोचो कि गुजराती, राजस्थानी, हिंदू दरबार वाला फैमिली और हिंदू ब्राह्मण वाला फैमिली, और हमारे राजस्थान में तो ऐसा नहीं होता है, हमारे गुजरात में ऐसा ही होता है। वो बात तो कभी हमारे परिवार में से नहीं आया, बिकॉज सब कोई पढ़े लिखे और डेवलपिंग वाले में जा रहे थे। तो बहुत सोच समझ के मुझे मेरे ससुराल वाले में कदम कदम भर के उनका जो भी कैटेगरी या फ्रेमवर्क था उसमें फॉलो ऑन होते हुए, वो ब्रेक को भी तोड़ते हुए कि ये नहीं चलेगा करते। आज मैं बोलती हूँ कि लास्ट 10 ईयर्स से मैं ये मानूं कि मुझे जैसा चाहिए था वैसा मुझे फैमिली, वो भी मैं मतलब समझ पाई या कर पाई या वो मेरे जैसे हो पाए। इट्स वेरी बहुत अच्छी लगी मुझे ये बात कि आपने जिस चीज को कहा वो करके दिखाया। कहने और करने में फर्क ना हो तो फिर शायद ऊपर है वो भी हमारी मदद करता है कि हमको फिर वही रास्ता मिल जाता है और ऐसे लोग मिल जाते हैं। ये है कि आपने रास्ता निकाला, तो ये बहुत अच्छी और बात मेरी है। हाँ, और मेरी एक बेटी है, एक ही बेटी है, और वो भी जो राजस्थान और रिजिड समाज, ब्राह्मण समाज में जो जेंडर का बात करते हैं, हम जेंडर जस्टिस का बात करते हैं। तभी मैंने किसी से बात करते हुए सुना कि बेटा होता तो अच्छा होता। तभी मुझे वो बात बहुत दुख हुआ कि ऐसे भी है, ऐसे भी समझते हैं। तब मैंने वापस तय किया कि अब कोई नहीं आएगा, बस एक बेटी है, बेटा बेटी जो भी है उसको मैं कोई भी बॉर्डर या ये नहीं करना है वो करना है ऐसे नहीं,
वो चाइल्ड राइट्स है अपना, वो उसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करना है। हाँ, मैं उसको ऐसे काबिल बनाऊंगी कि आने वाले उसी के जनरेशन में वो एक अच्छे से स्टैंड ले, पूरा उसको आकाश मिले, पंख मिले और वो फ्लाई करे। और वो बेटी मेरी, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने उसको जो भी मतलब स्पोर्ट्स वाला पढ़ाई, लाइक सुबह मॉर्निंग स्कूल था तो उसको छोड़ने जाती थी, फिर वैन उसको लेके दादा के मामा के घर छोड़ देती थी। मामा के घर मामा मामी बा रिटायर्ड हो गए थे तो वो सब उनको संभालते थे। और फिर 5:30 बजे उसको स्पोर्ट्स में ले जाना, स्केटिंग में, क्राफ्ट वाले में। मतलब ऑफिस में भी मैंने ये बोल दिया कि देखो 9:30 to 5:30 मेरा ऑफिस का टाइम है, तो 5:32 ऑनवर्ड्स वो मेरा फैमिली का टाइम है। उसमें फिर आपका इमरजेंसी भी मीटिंग आएगा तो भी मैं कुछ नहीं करूंगी। आपने और मैं ऐसे जॉब वाले में देखे तो सोशल सेक्टर में 1987 में जुड़ी, 1987 में जुड़ी। उसके बाद जब मैन मेड नेचुरल डिजास्टर हुआ, धरतीकंप हुआ, तभी फंडिंग एजेंसी में आई। फिर मैन मेड डिजास्टर हुआ 2002 के रायट्स में, उसमें प्रोग्राम ऑफिसर की वजह से एक उसमें मेरे हाथ के नीचे मतलब जो प्रोग्राम रन कर रहे थे उसमें 180 कॉलेज गोइंग और पढ़े लिखे अनपढ़ लाइवलीहुड लॉस हुए लोग जुड़े थे, हिंदू मुस्लिम। और बहुत अच्छे से 2002 से 2007 तक हमने वो प्रोग्राम में काम किया। और वो प्रोग्राम में काम करने से मुझे इतना तक मिला कि मैं और बहनों को और लोगों को और मोस्ट वनरेबल लोगों को रीच कर पाई, उसको समझने में कोशिश कर पाई। और वो जो उनके साथ रहती थी तो लाइक जो मेरे फैमिली में मुझे हर्ट करता था, वो जो लाइक मैं उनके पास चली जाती थी तो मेरा दुख तो कहीं और चला जाता था। गालिबन मेरे जहाँ तक मुझे याद आता है कि 2007 के बाद हम मिले हैं, राइट के बाद। और फिर कई एक ऐसे प्रोग्राम हुए हैं जिसमें आप हमारे साथ रही और बहुत सारे डिस्कशन हुए, बहुत सारे इश्यूज पर हमने आवाज उठाई। और जबकि उस टाइम पे ये जो गुजरात का इशू हुआ, उसके बाद रिहेबिलिटेशन का काम और लोगों को पुनर्वास का काम वो बड़ी तेजी से हुआ। और ये रिलीफ कमेटी ने भी किया, आपने किया। तो ये तमाम चीज़ों में कई बार आपसे हुआ। और मुझे एक सादी सिंपल और आप इतनी आसानी हमको, कई फ्रेंड्स थी मेरी और भी, लेकिन हम सब मिल जाते थे और इकट्ठा होकर बातचीत होती थी तो बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन आज मैं देख रही हूँ कि लेडीज जो घर में रहती हैं या काम पे भी जाती हैं तो उनके फैमिलीज में बड़े डिस्प्यूट हो रहे हैं और बच्चों के साथ भी बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं। बच्चों के बारे में शिकायतें आ रही, जो बड़े होते हैं टीनेज, उसमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही। फिर इसके बाद वर्क प्लेस पे भी अगर जो कामकाजी महिलाएं जाती हैं तो वहां पर उनके लिए बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं सामने। तो इस चीज को आपने अब तक इतने, आपका काफी लंबा एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, तो इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि यानी वर्क प्लेस पर जो होता है या जो घरों में थोड़ा सा आपस में हो जाता है घरेलू, तो महिलाओं को किस तरह से अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए? क्योंकि एक फैमिली भी जरूरी चीज है, बाहर भी जाना है और फिर अपने आप को सेफ भी रखना है। ये सारे जो बातें हैं थोड़ा महिलाओं से रिलेटेड हैं, तो उस पर आपका लंबा एक्सपीरियंस है। तो हम लोग जस्ट इनफॉर्मल बात कर रहे हैं अपने घर जैसी, और ये हमारा जो दोस्ती कॉलम भी है तो इसमें एक फ्रेंड की हैसियत से हम अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, इसमें मेरा एक ये पर्सनल अनुभव है और शायद मैं ऐसे उसी तरीके से वर्क में भी इम्प्लीमेंट करते हुए मैंने महसूस किया कि एक औरत है और एक बहन है, महिला है, वो अपने फैमिली की और महिला को थोड़ा समझने का कोशिश करे। क्योंकि थोड़ा सी एजुकेशन और समझदारी, और जो बहने एजुकेटेड भी मतलब पढ़ाई है उनका, एजुकेटेड है पर घर में रहते हैं, और जो बहनें पढ़ी लिखी है
और वो बाहर जाती है, तो जो बाहर जाती है बहनें, उसको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है ना। वो ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट एक्सपीरियंस से जो महिला सफर करती है उसी महिला से मिलती भी है और एक्सपीरियंस शेयर होता है। तो वो एक दूसरे के शेयरिंग से, एक दूसरे की समझ से और अच्छे से दूसरी बहन जो घर में है, हाँ, जो हाउस वाइफ है, हाँ, उसको थोड़ा समझे और थोड़ा अलग से कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है तो अलग से वर्कआउट करते हुए बात करे, तो फैमिली में भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो होता है वो निकल जाता है। जब ये मिसअंडरस्टैंडिंग निकल जाता है और एक बहन का फैमिली में भी, जैसे जेठानी है, देरानी है, या भाभी है, या ननद है, या माँ है, बेटे की बहू है, उसमें एज, एक्सपीरियंस, पढ़ाई और समझदारी है ना। जैसे हम बोलते कि अपना ही है हाथ, उंगली है छोटी बड़ी है, वो अपनी है, तो अच्छे से वो किस तरह से क्या करना है वो एक बहन ही, उसको देन है अल्लाह ताला का या भगवान का कि वो औरत ही वो अच्छे से वर्कआउट कर सकती है। और उसी तरह से काम करते हैं और या तो उसी तरह से हम समझना शुरू करते हैं तो थोड़ा देर लगता है, बार बार ऐसा लगेगा कि क्या यार ये एक ही एक बात मुझे कहना पड़ता है, पर हमारा समझ या तो जो समझाता है उसका समझ और जो जिसको समझना है उसका समझ में जो गैप है वो फुलफिल नहीं होगा, वहां पे फेथ एस्टैब्लिश नहीं होता, तब तक तो ये आपके लिए बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड रहता है। पर जब वो गैप भर जाता है उसके बाद ब्लाइंड फेथ आ जाता है, तो बहुत अच्छी, कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत है अच्छी बात आपने बताई बहनों के लिए। और ये जो है हमें अपने लाइफ में स्ट्रगल करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें ये सब चीजों को एक बहुत ही उससे आसानी से हल करना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा। बच्चों को देखिए मैनेज करना, घर के रिश्तेदारों को देखना, फिर आगे समाज के लिए भी कुछ काम करना, ये एक बहुत बड़ी बात है जो आपकी बातों में आई। और अभी एक उससे रिलेटेड एक सवाल है कि अभी हम ये देख रहे हैं कि इंक्रोचमेंट या जो ये बुलडोजर वाला मामला, यानी घरों को जो नाजायज कब्जा करके मकान बनाए गए, ऐसे लैंड पड़े हैं गवर्नमेंट के, उस पर लोगों ने बना लिए। तो हम ये देखते हैं कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास रहने का खाने का नहीं, वो कहीं भी घर बना लेते हैं, झुग्गियां डाल लिया, या कोई एक बस्ती आबादी बढ़ गई, तो अब उसको कोई किसी तरह का वो नहीं मिला है कि वो लीगल नहीं है, लीगलाइज नहीं, तो अब उस पर उसको जब तोड़ दिया जाता है, या जिस तरह से हमारे यहाँ ये शुरू हो गया है, तो इस सिलसिले में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों की, आपने परेशानियां देखी होंगी। अभी रिसेंटली आपने काम भी किया है जो अहमदाबाद में हुआ, और ये और जगहों पर भी हो रहा है पूरे, तो इस पर क्या आपका एक्सपीरियंस है, क्या कहना चाहेंगे आप कि कौन लोग ज्यादा जानती हैं, आप महिलाएं सफर करती हैं, तो उसमें आपने क्या देखा, किस तरह का काम किया, थोड़ा सा कुछ एक्सपीरियंस बताइए। बिल्कुल, ये जैसे घर, घर का अधिकार और विकास, डेवलपमेंट एंड रीसेटलमेंट, इसमें बहुत मतलब करीबी से अर्बन पुअर और नीडी, वनरेबल एंड मोस्ट वनरेबल फैमिलीज के साथ जब हम बस्ती में काम करते हैं, जनरली मैं 1232 रिसेंट ईयर में, मतलब आफ्टर कोविड 1232-4 एज पर रिक्वायरमेंट एनी स्लम क्लस्टर में हम लोग रहते हैं। और रैठान अधिकार मंच गुजरात, ये बताओ 2005 में ये लोगों ने ही उसका नाम रखा था कि घर का अधिकार की बात करते हैं, मानव अधिकार की बात करते हैं, तो हमारा ये रैठान अधिकार है। तो हाउसिंग राइट्स ह्यूमन राइट्स ग्रुप गुजरात, गुजरात मतलब 2005 में मिशन प्रोग्राम आया
जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, और वो मिशन प्रोग्राम में इंडिया के 63 सिटीज को विकसित करना था, डेवलप करना था। उसमें गुजरात, और गुजरात में अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत, 4 सिटीज में विकास के काम में जो भी स्लम क्लस्टर अफेक्ट हुए या अफेक्ट होने वाले थे, उसको सिटी डेवलपमेंट, गुजरात के सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उनको रिहेबिलिटेशन करना था और करना है, वैसा था। और 2002 के बाद जब हम बस्ती में काम कर रहे थे, जैसे वो राइट्स हुए थे और जब जा रहे थे तभी बहुत सारे बस्ती में लोग रह रहे थे। जैसे आपने बताया कि इलीगल बस्ती है, लीगल बस्ती है, उसमें अहमदाबाद की बात करें और 4 सिटीज का बात करें तो कॉर्पोरेशन का, सिटी कॉर्पोरेशन का नोटिफाइड स्लम एंड डी नोटिफाइड स्लम ऐसा कुछ है। और 2002 का स्लम सर्वे भी था, उसमें जो नोटिफाइड स्लम है उसमें स्लम नेटवर्किंग प्रोजेक्ट चला रहे थे। उसमें जो बस्ती में लोग रह रहे हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के तहत बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करे। और जब मिशन प्रोग्राम आया तभी अहमदाबाद में रिवर फ्रंट, फिर कांकरिया लेक डेवलपमेंट, वस्त्रापुर लेक डेवलपमेंट, BRTS, रोड वाइडनिंग, ओवरब्रिज, अंडर ब्रिज, ये सब डेवलपिंग प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हो रहे थे और स्लम क्लस्टर अफेक्ट हो रहे थे। तभी ज्यादातर ये देखा गया कि क्योंकि बहनें, महिलाएं घर पे हैं, बच्चे घर पे हैं, और जब बुलडोजर आता है घर पे तभी परिवार में बहनों को ही सामना करना पड़ता है। तो बहनों और बच्चे सब बाहर निकल जाते थे। हम बस्ती को प्रोटेक्ट करने का कोशिश करते थे। और जैसे लीगली ये है कि जो बस्ती को आपको गिराना है तो 15 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। और चलो मानो कि वो बस्ती इलीगल है, तो हम ये बोल रहे हैं कि जैसे मानव अधिकार का बात करते हैं और घर का अधिकार का बात करते हैं और पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन का राइट्स का बात करते हैं, आर्टिकल 15 से आर्टिकल 21 सब इंक्लूड कर दे, तो कि जब आपको लगता है, सिटी कॉर्पोरेशन को लगता है कि ये स्लम इलीगल है, तो आप डे 1 उसको रिमूव कर दो। जब आप रिमूव करने जाते हो तभी वो लिविंग स्टेटस उसका 10 ईयर है, 20 साल से रह रहे हैं, 40 साल से रह रहे हैं और उसके पास सभी तरह का रेसिडेंशियल प्रूफ है जो चाहिए, तो फिर क्यों दिया आपने? आपको नहीं देना था। और जब आप दिया और तो लीगली है, उसको लीगली में फॉलो करो और सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिसीज और स्टेट गवर्नमेंट का पॉलिसी इंप्लीमेंट करो। और आप घर बनाने में लोगों का पूरा जिंदगी निकल जाता है और जब विकास का प्रोग्राम आता है तभी 1 घंटे में पूरा बस्ती उजाड़ देते हैं, वो तो सही नहीं। तो वो अपोज करते 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 मुझे इतने साल हो गए, लाइक 30 इयर्स हो गए, और मैं ये बोलूं कि रहठान अधिकार के मेरे 350 लीडर्स है जो बस्तियों में रहते हैं और अपना घर बचाने की बात करते हैं, सबके घर बचाने के लिए आ जाते हैं। तो उसके लीगल गुजरात हाई कोर्ट में लीगल इंटरवेंशन करते करते 44 इंडिविजुअल केस दाखिल कर दिए थे और सेंट्रल सुप्रीम कोर्ट में भी एक 2010 में केस दर्ज कर दिया और उसका चुकादा आया कि जो हाई कोर्ट में केस चल रहे हैं उसका इंडिविजुअल मैटर देखा जाए। और आज मैं 2025 में बात करूं तो उस लीडर का उस वक्त का जो एक्शन था, तो करीबन 48,000 फैमिलीज को 2 रूम किचन पक्का हाउसेस मिले। अच्छा। और बहुत सारी बस्तियों में लोगों ने लाइक 2010 में
रैली करके 10,000 का रैली किया, 8,000 का रैली किया, रैली करके अपने घर बचाए थे। लाइक मलिक साबान स्टेडियम 2010 में गिराने आए थे, हमने रैली निकाला, फिर डिमांड किया, मेमोरेंडम सबमिट किया, पॉलिटिकल भी यूज करते हुए, मतलब जो भी पार्टी है, हमको इससे कोई मायना नहीं रहता, जो भी पार्टी है वो लोगों की गरीब मोस्ट वनरेबल छेवाड़ा का मानवी की बात करते हुए उसको अधिकार मिले, उसको घर मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले और चैन से वो रह पाए, वैसा करने का बात किया। तो लोगों का हिम्मत से वो 2010 मलिक साबान स्टेडियम का बस्ती था, 6,000 परिवार का, लाइक 1,000 घर टूट गए थे, आज 2025 में गिर गया। मतलब इतना साल तक वो रह पाए, और जब गिरा तो उनको 2 रूम किचन का घर किसी को मिल गया है, और कोई फैमिलीज को वो मिलने का प्रोसेस में फॉलो हो गया है। तो ये बहुत बड़ा बात है कि विकास हो, पर उसमें छोटे से छोटे जो परिवार है वो लेबर करके आता है। हमको ऐसे भी मिले घर कि गए कि अब खाना तो बना लो, तो बोले कि नहीं मेरा घर वाला गया है ना, वो आएगा ना, दोपहर के 1:30 बजे थे कि वो आएगा ना तो बनाएंगे। पर ये बच्चे छोटे छोटे 2 बच्चे थे, गणेश नगर की बात करती हूँ, वो घर बना रहे थे 2011 में, खाना तो बनाओ, तो मेरे सामने ही देखते रह गए। बोले कि बहन वो जब आएगा ना तो कुछ लाया होगा ना, तब हम खाना बनाएंगे। बहुत अच्छी, बहुत अफसोस। तो ये तब लगता है इतना दुखद है, एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ, वो है। बहुत बड़ी बात आपने बताई, काफी डिटेल में। मैंने इसीलिए ये सवाल भी किया कि बहनों को पता चले कि आप लोग उसके लिए कितना काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बोलने वाला नहीं है, बात कर रहे हैं। देखिए किसी और एक बात मैं किसी शायर ने कहा है ना कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां गिराने में। तो मसला ये है कि घर होता है कैसे भी, जमा पूंजी लगाते हैं, उसको बनाते हैं, फिर जब वो बिखरता है तो फिर बच्चे और महिलाओं का स्वास्थ्य और तमाम चीजें, खाना पीना, एक छत तो चाहिए ही, और कपड़े बर्तन हर चीज, वो सब कुछ वो हो जाता है। या तो फिर वही जैसा आप बता रही हैं कि वो अपना टाइम से पहले वहां से हट जाएं, अपनी चीजों को सेव कर लें। तो ऐसा कई बार हो पाता है, कई बार नहीं भी हो पाता। और इस तरह के और भी दूसरे मसाइल हैं वैसे भी समाज में, कि बच्चों के एजुकेशन का मसला है, प्रॉब्लम है। देखिए वो माँ का, मदर्स की हेल्थ का मसला है, पेरेंटिंग का। अब वो बच्चे जो स्लम एरियाज में रहते हैं, उनको हम ये देखते हैं कि उनके माएँ काम करने जाती हैं घरों में, है ना, वो काम करके आती है चौका बंद, लेकिन वो बच्चों के ट्रेनिंग, उनकी एक पढ़ाई, तो चलिए आप किसी आंगनवाड़ी में डाल दिया, किसी सरकारी स्कूल में, लेकिन उसको जो एक तरीका सिखाना चाहिए, जिसको हम कहते हैं संस्कार या तहजीब, कि भाई ये गलत है, गाली मत बको, झूठ नहीं बोलो। अब बच्चा क्या कर रहा है, उसको कौन किस तरह की बातें कर रहा है, किस सोहबत में बैठ रहा है, उठ रहा है, किसके साथ रह रहा है। माँ तो बाहर रहती है, फिर वो आती है तो उसके पास इतना टाइम नहीं होता, इतनी थकी होती है, फिर शाम को काम पर जाती है। तो इन बच्चों के क्या एजुकेशन के लिए, या इनको फिर से खड़ा करने के लिए, या इनको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, एक सभ्य इंसान, कि वो बाद में चल के अपना गुजर कर सकें, कुछ पढ़ सकें, कुछ हुनर सीख सकें, इस डेवलपमेंट के लिए क्या आपकी संस्था कोई काम करती है? हाँ, इसमें हम ये करते हैं क्योंकि हम राइट बेस्ड अप्रोच से काम करते हैं ना, तो जब बस्ती में जाते हैं तो बहनों का भी हमारा ग्रुप रहता है, तो बहनों की ग्रुप के साथ मीटिंग करते हैं। तब ये बिल्कुल हम लोग बात करते हैं कि जब बच्चे होते हैं, अपने बच्चे के साथ एक फ्रेंडली एटमोस्फियर आप रखना, है ना। बच्चा है तो मैं बोलूं, माँ बोले तो वैसा करना ही है, ऐसा नहीं, उनको भी तुम समझो। और दूसरा कि हमारा मजहब क्या कहता है ना, क्योंकि मैं हिंदू मुस्लिम बस्तियों में जाती हूँ, तो मुस्लिम बस्ती भी है, हिंदू भी बस्ती है, तो जहाँ जो भी ग्रुप के साथ बात करते हैं कि बोलते हैं कि आप है ना थोड़ा वक्त निकाल के अपने बच्चे के साथ बैठो, कुछ नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं हो तो भी आप बैठो और उनको बताओ कि चलो आपकी टीचर ने क्या सिखाया, क्या लिखा तूने, बता तो तेरा अक्षर कैसे है, हाँ सर ने क्या बताया,
आपकी टीचर कैसी है, आपके सर कैसे हैं। इससे ये भी पता चलता है कि इस स्कूल में टीचर और लेडी टीचर और जेंट्स टीचर भी बच्चों के साथ कैसे बिहेव करते हैं। सपोज कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक है तो हम वापस वो ग्रुप के साथ बात करते हुए ऐसा कुछ आता है तो स्कूल में टीचर को भी, प्रिंसिपल को भी मिलने के लिए जाते हैं और बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो। और यहाँ पे बहनों के साथ बात करते हैं तभी पापा तो उनका काम पे जाते हैं, बहन है जब भी काम पे जाती है तभी बच्चे खेलते हैं। तो वो किस बच्चे के साथ खेलते हैं वो भी ध्यान रखने के लिए बोलते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ये भी ध्यान रखो, ठीक है, थोड़ा वक्त निकालो, थोड़ा नजर बाहर भी रखो कि कौन ग्रुप है, क्या करते हैं। इससे भी अपने बच्चे पे आता है। और जब भी कोई गाली बोलता है तो बोले कि नहीं ये बैड वर्ड है, उसको नहीं बोलना चाहिए। ये बोलते हैं तो उससे क्या मिलता है ना, कुछ नहीं मिलता है ना। इससे अच्छा आप मदरसा में जाते हो या मंदिर में जाते हो तो जो महाराज श्लोक बोलते हैं तो थोड़ा एक सीख लो, देखो आपको अच्छा लगेगा। आप मदरसा में जाते हो तो जो आपके जो मौलाना है वो आपको क्या बताता है, वो घर आके आपकी मम्मी को बताते हो आप। इससे ये होता है कि ट्रांसपेरेंट रहता है, पारदर्शिता। थोड़ा मम्मी, थोड़ी उसकी अम्मा थोड़ा बच्चों में ध्यान रखे तो उनको लगेगा कि नहीं मुझे मेरी मम्मी ने ध्यान दिया, तो उनको थोड़ा और हौसला बढ़ता है। और थोड़ा क्रिएटिव वाले, अच्छा तेरा पढ़ाई में आएगा ना तो मैं तुझे ये गिफ्ट दूंगा या दूंगी। इससे फर्क माँ आता है। की जो काउंसलिंग भी जरूरी है और पेरेंटिंग का उसको तरीका भी बताना चाहिए ताकि वो ट्रेंड और अपने बच्चों को टाइम दे। वो तो सोचती है कि बस बच्चे को पेट भर दिया, खाना दे दिया, अब बच्चा दिन भर खेला, चलो दूर है। तो ये इस चीज से बाहर तो हम मुझे क्या आप ये कोई हमारी जो रीडर्स हैं मैगजीन की और हमारी बहनें हैं उनके लिए कोई मैसेज इस शेप में देना चाहेंगे कि आज हमारी क्या जिम्मेदारी, जो लोग पढ़े लिखे हैं, घर में वेल सेटल हैं, उनके पास थोड़ा टाइम है, तो उनको क्या आपको माध्यम से मैं चाहूँ आपके जरिए ये मैसेज जाए कि उनको क्या निकल कर ये काम नहीं करना चाहिए कि ये काउंसलिंग करें, महिलाओं को अवेयर करें जो काम पे जा रही हैं कि तुम अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ी देर सही तुम अपने बच्चे पे ध्यान दो। सारा काम आंगनवाड़ी वालों का या फिर मदरसे वालों का नहीं है, बल्कि तुम भी कुछ उसमें वो बच्चे की क्या प्रॉब्लम है, उसके साथ किसने छेड़ा है, उसको किसने परेशान किया है, या वो कहाँ पर बच्चा कहाँ कहाँ परेशान हो रहा है। बच्चे का भी एक होता है, उसके अंदर आत्मसम्मान होता है, उसके अंदर भी चाहता है कि मेरी माँ मेरे साथ रहे, मुझे भी अच्छी चीजें मिले, वो हसरत से देखता है। तो हमारी महिला बहनों के लिए जो पढ़ी लिखी हैं, जो घरों में वेल सेटल है, उनके लिए क्या मैसेज है इस मैगजीन के माध्यम से मैं आपका बिल्कुल, मैं एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस देते हुए ये मैसेज जरूर इस समुदाय से, ये मैगजीन से बहनों को देना चाहूंगी, महिलाओं को, बच्चियों को, बहनों को, माताओं को भी और एक वाइफ को भी, कि पढ़ी लिखी बहनें और जो घर में रहती है या तो वर्किंग है, कभी एज्यूम नहीं कर लेना है, कभी मान लेना नहीं है। जब तक कुछ सामने नहीं आता है तभी हो सकता है या ऐसा हुआ है, वैसा कभी गलती नहीं करे। ये मेरा एक अनुभव, बहुत कड़वा अनुभव, ये मेरी बेटी से ही मुझे मिला कि मैं बहुत खुश कि मुझे मेरी बेटी को जैसे बनाना था वैसे बनाया, उसको फ्रीडम दिया, ये दिया, पूरा टाइम में ना स्कूल गई, घर आई, उसको जो एक्टिविटी करना था, क्रिएटिव एक्टिविटी, वो करवा दिया, सब कुछ। आज पॉलिटिकल साइंस में गोल्ड मेडल लाई, गोल्ड मेडल मिला। फिर उसको अब्रॉड जाना था, वो अब्रॉड है, अभी कैलगरी में है, सेटल हो गई। अभी 2 साल पहले मैं उसके पास गई, मैंने बोला बेटा मैं तेरे पास थोड़ा वक्त गुजारने के लिए या तेरे साथ रहने के लिए आई। बोले मम्मा जब मुझे तेरा जरूरत था तभी तू तो मेरे पास नहीं थी। तब मुझे महसूस हुआ
कि मैंने मान लिया कि मेरी बेटी खुश है, उसको पढ़ाई मिल रहा है, उसको सब प्यार मिल रहा है। वो बोले मम्मा तू तो 10 बजे 9 साढ़े 9 बजे ऑफिस चली जाती थी, 5:30 बजे आती थी, सब कुछ, पर मुझे क्या चाहिए, मेरी खुशी किसमें है? वो तू अब तुझे वक्त मिला तब तो। मैंने बोला सो सॉरी, बहुत सो सॉरी। देखिए हाउस वाइफ क्यों कहते हैं हम? हाउस वाइफ यानी कितना बड़ा, पहले ही कहते थे होम मेकर, अब कहते हैं उनको कि भाई आप अपने को होम मेकर कहिए, हाउस वाइफ नहीं। क्योंकि माँ जो घर में टाइम दे रही है और मॉरल सपोर्ट दे रही है बच्चे को, वो तैयार होके जा रहा है, फिर स्कूल से आ रहा है। हम भी काम करते थे, देखिए बहुत काम हमने भी किया बड़ौदा में। मेरा बेटा छोटा था उस वक्त, तो जब वो स्कूल से आता तो उसको ये कहता था कि आप घर में रहो जब मैं आऊं। बच्चों की ये डिमांड होती है, इवन हस्बैंड की भी होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बेचारे कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। पर माओ के लिए उस वक्त तक, जब तक बच्चे टीन एज में, बच्चे बड़े हो जाए तो इतनी उनको नहीं होती परवाह, अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। लेकिन जब वो ग्रो कर रहे होते हैं, उस वक्त वो एक पौधा है, उसको सींचना, उसको जो माँ प्यार दे देती है वो कोई नहीं देता। ये आपका एक्सपीरियंस आपने साझा किया, बहुत अच्छी बात कही। हमारा टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया। इसी पैगाम और मैसेज के साथ हम अपनी मैगजीन की बहनों तक ये आपका मैसेज पहुंचाना चाहेंगे, और उन्होंने वो सुनेंगे इस इंटरव्यू में कि बच्चों को उस वक्त जब उनको जरूरत है, हमें कहीं ना कहीं से टाइम निकाल कर उन्हें देना है। और उसके बाद बहुत टाइम रहता है लाइफ में, हम काम कर सकते हैं, चाहे सोशल वर्क भी, हम टीचिंग का काम, समाज सेवा का, और अपने मोहल्ले गली बस्तियों में, घर के अंदर भी हम वो काम कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमें काम तो करना है, फील्ड की में जाने की जरूरत है, मगर हमारे बच्चे कहीं पर हरास ना हो, क्योंकि फिर वो मोबाइल का सहारा लें, वो कहीं जाकर कुछ और रास्ता ढूंढने लगे। इससे पहले कि वक्त निकल जाए, हमें उस पर तवज्जो देना चाहिए। बिल्कुल पर्सनल बातें थी हमारी और आपकी, और ये हर औरत की अंदर की कहानी है। हर लेडी के अंदर, हर खातून के अंदर कहीं ना कहीं एक दर्द छुपा है, कुछ चीजें हैं। हालांकि बहुत कुछ हम आज अचीव कर ले रहे हैं, बच्चे बाहर चले जाते हैं, सब कुछ, लेकिन ये कि क्या हमने खोया और क्या पाया, उसका बहुत अच्छी। और महिला की दुश्मन तो कभी नहीं है, वो एक साथीदार बिल्कुल नहीं है, है ना। एक काम का वो होता है कि हम बिल्कुल नहीं दूसरों है, के वो लिए भी काम कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं, आप ऐसे लोगों को स्लम एरियाज में। लेकिन उस करने के, जाहिर सी बात है, टाइम टेबल में कहीं उस धुन में हम कोई चीज मिस तो नहीं कर रहे हैं। और नानी दादी और भाई बहनों का प्यार, पड़ोसियों का या स्कूल के लोगों का बच्चों को मिलता है, लेकिन माँ का कोई बदल नहीं है। ये बहुत बड़ी बात आपकी बात में आई। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें टाइम दिया इतनी भाग दौड़ की जिंदगी में। और मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ पूरी टीम की तरफ से, हादिया मैगजीन की, और अपनी मीडिया टीम की तरफ से, अपनी तमाम बहनों की तरफ से आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।